अगर आप कनाडा के अंदर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो या फिर अपने पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पे आ चुके हो या फिर पीआर वगैरह भी हो चुकी है और आप गाड़ी खरीदने का सोच रहे हो, आपको लग रहा है कि यार मेरे को गाड़ी खरीदने की जरूरत है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि भी नई गाड़ी खरीदूं, पुरानी गाड़ी खरीदूं, कैश पे लूं, फाइनेंस कराऊं, क्या हिसाब किताब रहना चाहिए, तो उन सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि मैंने गाड़ी फाइनेंस पे भी खरीदी है, कैश पे भी खरीदी है और बिना गाड़ी के भी मैंने गुजारा किया है 1.5-2 साल। अब यार गाड़ी खरीदने से पहले हमें अपने आप से ऑनेस्टली एक क्वेश्चन पूछना चाहिए कि क्या मेरे को एक्चुअल में गाड़ी खरीदने की जरूरत है। क्योंकि जब हम नए नए कनाडा आते हैं तो उन लोगों को देखते हैं जो यहाँ पे 1 साल से 2 साल से या फिर 3-4 सालों से रह रहे हैं, तो बढ़िया बढ़िया गाड़ियां चला रहे होते हैं भाई साहब। कोई चैलेंजर, कोई मस्टैंग, कोई चार्जर, कोई जेटा, कोई इलेंट्रा, कोई कोई तो जीप रैंगलर लेके घूम रहा है। तो हमें लगता है यार गाड़ी लेना थोड़ा सा आसान ही है, यहाँ पे हर कोई लेके घूम रहा है। उसके ऊपर से सोशल मीडिया का काफी ज्यादा प्रेशर रहता है, फोमो क्रिएट किया जाता है कि गाड़ी नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा, नो कार नो प्यार, ये सारी चीजें बताई जाती हैं। उसके बाद हम अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि हाँ यार कनाडा के अंदर सारी चीजें बहुत दूर हैं, अगर ग्रोसरी करने जाना है तो भाई साहब बस पे 1-1 घंटा लग जाता है, कॉलेज काफी दूर है, पार्ट टाइम जॉब मेरी बहुत ज्यादा दूर लगी है, तो मेरे को एक्चुअल में गाड़ी खरीदने की जरूरत है। और कनाडा इतना सुंदर देश है, मेरे को घूमने फिरने का मन करता है, तो यार गाड़ी तो खरीदनी पड़ेगी। लेकिन जब आप अपने आप से ऑनेस्टली ये प्रश्न पूछोगे तो प्रॉब्ली आंसर यही मिलेगा कि यार गाड़ी खरीदने की इतनी कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करके भी सारे के सारे काम किए जा सकते हैं। तो जब तक कोई एक्सट्रीम सिचुएशन नहीं आ जाती है गाड़ी मत खरीदना। लेकिन स्टिल कुछ लोग फॉर सम रीजन गाड़ी खरीदना चाहेंगे, तो इससे पहले आप गाड़ी खरीदने का डिसीजन लो, आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि यार जितना आसान कनाडा के अंदर गाड़ी खरीदना है उतना ही मुश्किल उसको मेंटेन करना है। सबसे पहले तो आपकी बाई वीकली या मंथली पेमेंट होगी। अगर नई गाड़ी खरीदोगे तो भाई साहब $400, $500, $600 पर मंथ कहीं नहीं गया। उसके ऊपर से बड़ी बड़ी सिटीज के अंदर जो मंथली इंश्योरेंस पे करनी पड़ती है $600, $700 पर मंथ, विच इज वेरी एक्सपेंसिव। उसके ऊपर से गाड़ी पानी से तो चलेगी नहीं, अंटिल आप टेस्ला वगैरह खरीद रहे हो तो गैस डलवानी पड़ेगी, तो वो भी महंगा हिसाब किताब है। क्योंकि घूमने फिरने जाओगे उसको यूज करोगे और जितनी हैवी गाड़ी लोगे गैस उतनी ज्यादा यूज होगी, और उसके साथ साथ आपको रेगुलर सर्विस वगैरह करानी पड़ेगी, तो वो भी खर्चा ऐड हो जाएगा। तो लगा के चल लो, अगर बेसिक से भी गाड़ी खरीदोगे ना तो $700 से $800 पर मंथ आपका कहीं नहीं गया। अगर गाड़ी नहीं खरीदते हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज कर लेते हो, तो वो $700-800 आप अपनी फीस के लिए सेव कर सकते हो, या फिर अपनी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह कर सकते हो, टीएफएस अकाउंट में डाल सकते हो, या फिर अपने पेरेंट्स को पैसे भेज सकते हो, अपने पेरेंट्स को अपनी होम कंट्री में सपोर्ट कर सकते हो। अब यार जब पेरेंट्स को अपनी होम कंट्री में पैसे ट्रांसफर करने की बात आती है तो मार्केट के अंदर बहुत सारी मनी ट्रांसफर ऐप्स वगैरह अवेलेबल हैं, लेकिन मैं पर्सनली पिछले 1 साल से रेमिटली को यूज कर रहा हूं, विच इज वेरी गुड, और वो आज की इस वीडियो के स्पॉन्सर भी हैं। और रेमिटली के बारे में सबसे बढ़िया चीज मेरे को ये लगती है कि ये बहुत ही ज्यादा सेफ एंड सिक्योर है और ट्रस्ट वर्दी है। मतलब काफी टाइम से बहुत सारे लोग इस ऐप को यूज कर रहे हैं अपना मनी ट्रांसफर करने के लिए, और ऊपर से इनकी जो फीस है ना वो भी काफी ज्यादा कम होती है। और आपके किसी लव्ड वन को अगर अर्जेंट मनी की जरूरत है तो हम इनके एक्सप्रेस मोड को यूज करके मिनट्स में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, और अगर पैसे बचाने हैं तो हम इकोनॉमी मेथड को यूज कर सकते हैं जिसमें बेस्ट रेट प्रोवाइड करते हैं। अब रेमिटली के अंदर कैश पिकअप और बैंक डिपॉजिट का ऑप्शन तो है ही, लेकिन आज के टाइम पे तो भाई साहब आप यूपीआई को भी यूज कर सकते हो। मतलब इंडिया में अगर किसी को पैसे ट्रांसफर करने हैं तो रेमिटली के अंदर उसका यूपीआई नंबर डालो, बिना किसी दिक्कत के आप पैसे ट्रांसफर कर पाओगे। तो साइन अप करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, उसके ऊपर से अगर आप रजिस्टर करते हुए गुरसाहिब कोड को यूज करोगे तो पहले $100 के ट्रांसफर पे आपको $20 ऑफ मिलेंगे। तो यहां से $80 भेजोगे लेकिन आपके पेरेंट्स को मिलेंगे $100। तो डाउनलोड करो और पैसे सेंड करो। अब यार हमने डिसाइड कर लिया कि यार नहीं मेरे को तो गाड़ी खरीदनी ही है, गाड़ी के बिना मेरा कोई गुजारा नहीं होगा। हमने अपने आप को कन्विंस कर लिया जैसे तैसे करके, चाहे जरूरत है या फिर नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन ये आ जाता है कि यार नई गाड़ी खरीदनी है या फिर पुरानी गाड़ी खरीदनी है, मतलब वो ब्रांड न्यू गाड़ी खरीदनी है जिसकी खुशबू सूंघ के ओए मजा ही आ जाता है, चमक रही होती है, या फिर एक यूज्ड कार खरीदनी है जिसको देख के कोई ज्यादा तारीफ नहीं करेगा लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट सारी पूरी हो जाएंगी, इधर से उधर हम आराम से चले जाएंगे। तो बेसिकली अगर आप ब्रांड न्यू गाड़ी खरीदने का सोच रहे हो, शोरूम से निकलवानी है वो चमकती हुई कार जिसकी खुशबू बहुत जबरदस्त होती है, तो उस केस में उसकी बाई वीकली पेमेंट मिनिमम से मिनिमम $200 तो बनेगी ही बनेगी, उससे कम होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मतलब $400 महीने के तो आपके ये गए, उसके ऊपर से 300, 350 या फिर $400 आपकी मंथली इंश्योरेंस होगी, तो वो भी हिसाब किताब है। उसके ऊपर से गाड़ी खड़ी करने के लिए तो ले नहीं रहे हो भाई साहब, चलानी भी पड़ेगी, तो $100, $150, $200 की गैस आपकी महीने की लगेगी ही लगेगी, तो $1000 का खर्चा आपका कहीं नहीं गया। तो ये खर्चा तो आपका फिक्स हो ही जाएगा। और अगर आप कनाडा के अंदर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो 24 आवर्स पर भी काम कर सकते हो, उससे टैक्स वगैरह काट के कमाई होती है $1300, $1350, तो औखा हिसाब किताब हो जाएगा। रेंट कहाँ से निकालोगे, खाने पीने का सौदा कहाँ से लोगे, तो दिक्कत वाली चीज हो जाएगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई मैं स्किप द डिशेस कर लूंगा, उबर कर लूंगा, अलग से कमाई कर लूंगा गाड़ी का खर्चा निकालने के लिए, तो फायदा नहीं है, वो टाइम वेस्ट कर रहे हो आप। उस टाइम को यूज करो अपने स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, ताकि वो काम आए पढ़ाई के बाद एक बढ़िया जॉब लेने में। तो ये जो उबर, स्किप द डिशेस, डोडैश वगैरह हैं, ये इसलिए बनाए गए थे कि आपके पास ऑलरेडी अगर एक कार है तो उसी को आप यूज करके थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे अर्न कर सकते हो। ये इसलिए नहीं बनाए गए थे कि भाई इन पे रिलाय होकर आप एक ब्रांड न्यू गाड़ी खरीद लो, वो थोड़ा गड़बड़ हिसाब किताब हो जाएगा। और दूसरे सिनेरियो
वीडियो में अगर हम एक यूज्ड कार की बात करें तो अगर आप थोड़ा सा वेट करके साल, 1.5 साल, 2 साल, मतलब अपनी पढ़ाई के टाइम अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करो, पैसे वगैरह सेव करो और उसके बाद फिर जब पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पे आ जाते हो तो आप एक यूज्ड कार खरीदो $6,000, $7,000 या फिर $8,000 की पूरी रिसर्च करके किसी एक्सपर्ट को दिखा के। तो उस केस में आपकी कोई मंथली पेमेंट तो होगी नहीं, क्योंकि आप पैसे सेव करके कैश पे गाड़ी खरीद रहे हो। साथ के साथ आपकी जो इंश्योरेंस है वो $200, $250 होगी महीने की। तो आपका जो ओवरऑल खर्चा है ना वो यूज्ड कार में कम होगा। और साथ के साथ अगर आप काफ़ी पुरानी गाड़ी लोगे ना, लाइक 10 साल पुरानी, 12 साल पुरानी, तो उसकी डेप्रिसिएशन हो चुकी है। तो आज खरीद के अगर 2 साल बाद बेचने भी जाओगे ना तो आपका ज़्यादा लॉस नहीं होगा। $1,000, $2,000, मैक्सिमम $3,000 का लॉस हो जाएगा। लेकिन नई गाड़ियों में तो भाई साहब 10-15 हज़ार तक का भी लॉस हो सकता है। पहले 1 साल में ही 10%, 20%, 30% वैल्यू कम हो जाएगी गाड़ी की। तो इन केस अगर आप 2-3 साल के बाद गाड़ी बेचने जाओगे तो लोन जितना बचा होगा ना उससे कम पैसों में गाड़ी बिकेगी। तो गाड़ी बिकने के बाद भी आप उसी का लोन उतार रहे होगे। तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से अगर आपको एक ऑनेस्ट एडवाइस दूं तो कनाडा के अंदर अगर आप एज ए स्टूडेंट आते हो तो अपनी गाड़ी खरीदने का जो डिसीजन है ना, जितना डिले हो सकता है उतना डिले करो। अपने सारे के सारे रिमेनिंग डिसीजंस इस तरीके से लो कि आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने में कोई दिक्कत ना आए। मतलब अपना घर, अपना कमरा, जो भी चीज़ रेंट पे लेते हो उसकी ऐसी लोकेशन चूज करो कि जहाँ पे भी आपको जाना है, आपको अपने कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, अपनी जॉब पे जाना है, वहाँ पे डायरेक्ट बस या फिर कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जाता हो, ताकि आपको गाड़ी खरीदने की जरूरत महसूस ना हो। और अगर लोकेशन बढ़िया होगी तो डेफिनेटली आसपास कोई ना कोई ग्रोसरी स्टोर वगैरह होगा, तो उस सिनेरियो में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके ऊपर से यार घूमने फिरने का डेफिनेटली मन करता है, लॉन्ग वीकेंड्स वगैरह आते हैं तो बीच पे चले गए या फिर पहाड़ों में चले गए या फिर जहाँ मर्जी चले गए, तो उस केस में आप गाड़ी रेंट कर सकते हो। बहुत सारी रेंटल कंपनीज है, एंटरप्राइज वगैरह, ट्यूरो वगैरह या फिर एविस, बजट, ये सब होता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने खुद 2 साल बिना गाड़ी के गुजारे हैं। मतलब कभी भी कहीं भी जाना होता तो मैं गाड़ी रेंट कर लेता था और इवेंचुअली डिसीजन बहुत ही बढ़िया प्रूव हुआ। बहुत सारे मैंने अपने पैसे सेव किए। तो ये हिसाब किताब है। अब ठीक है यार, ये तो डिसाइड हो गया कि भाई यूज्ड गाड़ी खरीदनी है, फायदा उसी में है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई लोन पे ले या फिर कैश पे ले। मेरे पर्सनल ओपिनियन में अगर आप एक कैश पे गाड़ी खरीदते हो तो वो सबसे बेस्ट केस सिनेरियो रहता है। आपको टेंशन नहीं होती कि यार बाई वीकली पेमेंट कटनी है या फिर मंथली पेमेंट कटनी है, तो वो हेडेक चला जाता है। और यार कैश पे गाड़ी खरीदने का एक और फायदा बताऊं, अगर आपको अपनी होम कंट्री जाना पड़ जाता है 3 महीने, 4 महीने या फिर 6 महीनों के लिए, तो अगर कैश पे गाड़ी होगी तो उसकी इंश्योरेंस बंद करा देना, तो गाड़ी से रिलेटेड कोई खर्चा नहीं है, बस आपको कहीं स्टोर करनी होगी। अगर अपना ही घर है तो गराज में खड़ी करके चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1 रुपए का भी खर्चा नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी गाड़ी लोन पे होगी, उसकी इंश्योरेंस तो बंद कर दोगे, लेकिन जो लोन की इंस्टॉलमेंट है वो तो हर महीने जाती ही रहेगी। अगर आप अपनी होम कंट्री में हो, कहीं घूम रहे हो, बाली में या फिर कनाडा के अंदर हो या फिर युगांडा के अंदर हो, कहीं भी हो, लोन तो आपको पे करना ही पड़ेगा, वरना बैंक वाले गाड़ी उठा के ले जाएंगे या फिर कलेक्शन वगैरह पे चला जाएगा हिसाब किताब। तो भाई क्रेडिट हिस्ट्री बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। लेकिन अगर कोई बंदा ये कहता है कि नहीं यार मैं इतना वेट नहीं कर सकता कि 1.5-2 साल तक मैं पैसे सेव करूंगा फिर जाके कैश पे गाड़ी खरीदूंगा, जरूरत तो मेरे को गाड़ी की आज है, अभी मेरे को गाड़ी चाहिए और बहुत ज्यादा कैश मेरे पास नहीं है कि $10,000 मैंने सेव कर रखे हो कैश पे गाड़ी खरीदने के लिए, मेरे को लोन ही लेना पड़ेगा। तो उस केस में गाड़ी खरीदने के लिए एक बहुत ही पॉपुलर रूल है 24-10 का। मतलब आपको 20% डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। लेट अस से आप $25,000 की एक नई गाड़ी या फिर यूज्ड कार खरीदना चाहते हो 1-2 साल पुरानी, तो $25,000 की गाड़ी है तो आपको 20% डाउन पेमेंट मतलब 5,000 डाउन पेमेंट करनी होगी। उसके ऊपर से जो लोन की टर्म है ना वो मैक्सिमम 4 ईयर्स होनी चाहिए, उससे लंबी टर्म गाड़ी के लोन की नहीं होनी चाहिए। और साथ के साथ जो गाड़ी का टोटल खर्चा है, मतलब गाड़ी की मंथली इंस्टॉलमेंट्स, फिर इंश्योरेंस, फिर जो सर्विस कॉस्ट वगैरह होती है, जो गैस वगैरह डलवाते हो, मतलब गाड़ी से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं वो आपकी मंथली सैलरी के 10% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो महीने का अगर आप $4,000 कमाते हो टैक्स वगैरह काट के, तो गाड़ी का खर्चा $400 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लोन पे गाड़ी खरीदने का सबसे बड़ा लॉन्ग टर्म नुकसान यही होता है कि जब आप घर खरीदने के लिए जाओगे, जब मॉर्गेज के लिए जाओगे, तो आपका मॉर्गेज अप्रूवल कम होगा, क्योंकि जो लेंडर्स होते हैं ना वो डेट टू इनकम रेशियो देखते हैं। तो अगर आपके पास कोई गाड़ी है जो आपने लोन पे ले रखी है, उसकी जो मंथली पेमेंट है वो $400 जाती है, तो आपकी $80,000 से लेकर $100,000 तक की मॉर्गेज अप्रूवल कम हो जाएगी। तो हो सकता है बिना गाड़ी के आपका $6 लाख का मॉर्गेज अप्रूव हो जाता, लेकिन अगर आपके पास $400 पर मंथ इंस्टॉलमेंट वाली एक गाड़ी है तो आपका जो लोन है ना वो अप्रूव होगा सिर्फ $5 लाख तक का। तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए काफ़ी सारे लोग घर खरीदने से पहले गाड़ी बेच देते हैं, और एक ब्रांड न्यू गाड़ी ली होती है तो डेप्रीसिएशन की वजह से वो लॉस में बिकती है, तो उसकी वजह से $4,000 $5,000 अपनी पॉकेट से डालना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है काफ़ी सारे लोगों को, मैंने देखा है, मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स के साथ ऐसा हुआ है। इसलिए कैश पे गाड़ी खरीदना यूज्ड वाली इज द बेस्ट डिसीजन। अब यार चाहे आप एक ब्रांड न्यू गाड़ी खरीदो या फिर 1-2 साल पुराना मॉडल खरीदो या फिर काफ़ी पुरानी गाड़ी खरीदो पैसे बचाने के लिए, वो आपकी मर्जी है, आपका डिसीजन है। लेकिन प्रॉपर रिसर्च करना, फाइनेंशियली, इमोशनली, रैशनली, ऑब्जेक्टिवली हर तरीके से सोच के अपना डिसीजन लेना कि मेरे को ये गाड़ी खरीदनी है, मेरा ये हिसाब किताब है। लेकिन 3 चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी बताना चाहता हूं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप गाड़ी लोन पे ले रहे हो तो बाई वीकली पेमेंट
देख के गाड़ी मत खरीदना। हो सकता है कि यार आपको बाई वीकली पेमेंट पड़ रही हो $180, लेकिन जो लोन की टर्म है वो 8 साल बना दी, तो 8 सालों के बाद $30,000 की गाड़ी आपको $40-42 की पड़ जाएगी, इंटरेस्ट वगैरह लगा के, ऊपर से डेप्रीसिएशन होगी, तो बहुत तगड़ा लॉस हो जाएगा। उसके साथ साथ जब आप डीलरशिप में जाओगे, कोट वगैरह मांगोगे, तो सारा ब्रेकडाउन मांगना कि भी गाड़ी कितने की है, कितना टैक्स है, उसके अलावा आपने क्या क्या चार्जेस वगैरह लगा रखे हैं। आज के टाइम पे बहुत सारे स्कैम्स चलते हैं, पता नहीं कौन कौन सी चीजें लगा देते हैं। $30,000 की गाड़ी को 35,000 बना देते हैं, उसके ऊपर से टैक्स लगाते हैं, तो $30,000 की गाड़ी 40,000 की लगाएंगे, उसके ऊपर से आप इंटरेस्ट वगैरह दोगे लोन का, तो भाई साहब $50,000 की गाड़ी बना देंगे। तो ये गलती मत करना। दूसरी चीज ये है कि आजकल डीलरशिप में आपको पता ही है क्या चल रहा है कनाडा के अंदर। जैसे ही आप वॉक इन करोगे तो गाड़ी तो ले लोगे, लेकिन उसके बाद एक लड़की आएगी, आपके कंधे पे हाथ रखेगी, ए ले लो, ओ ले जाओ, ए कर लो, ओ कर लो। भाई साहब व्हील कवर ले लो, विंटर टायर भी दे देते हैं, वो भी लोन पे दे देते हैं, बहुत सारा आपको अपसेल किया जाएगा। तो उस चक्कर में मत पड़ना। अगर आप गाड़ी खरीदने के लिए जा रहे हो तो गाड़ी ही खरीदने के लिए जा रहे हो, उसके ऊपर से आपको कोई चीज खरीदने की जरूरत नहीं है। और लड़की को देख के मत फिसल जाना, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। तो आप गाड़ी खरीदने जा रहे हो, लड़की वही रहेगी, गाड़ी लेके आपको घर आना है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। और तीसरी चीज ये है कि अगर आप एक ब्रांड न्यू गाड़ी खरीदने के लिए जा रहे हो, तो जो भी आपको गाड़ी खरीदनी है, उसका जो भी मॉडल, जो भी ट्रिम वगैरह खरीदना है, वो पहले से ही सिलेक्ट करके, रिसर्च करके ढीठ बन के जाना। क्योंकि जब आप डीलरशिप के अंदर जाओगे तो आपको पता क्या बोलेंगे कि सिर्फ $10 बाई वीकली और दे दो, आपको सनरूफ मिल जाएगी। सिर्फ $5 बाई वीकली और दे दो, आपको ये फीचर मिल जाएगा। सिर्फ $8 बाई वीकली और लगा लो तो आपको बोस के स्पीकर्स वगैरह मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको अपसेल कर करके भाई साहब $30-40 बाई वीकली बढ़ा देंगे। उस वक्त हमें लगता है यार $20 बाई वीकली तो है, ये भी ले लेते हैं, वो भी ले लेते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप देखो 7 साल का 8 साल का अगर लोन लोगे तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। तो दिक्कत वाली चीज है। तो पहले से ही ढीठ बन के जाओ, नहीं मेरे को तो यही मॉडल खरीदना है, मेरे को अपसेल करने की कोशिश मत करो। बाकी हाँ, गाड़ियों से रिलेटेड अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो कि क्या क्या खर्चे होते हैं, बहुत खर्चे होते हैं, तो उसके लिए आप ये राइट वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, चैनल सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज पता ही आपको, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग। और वो रेमिटली जरूर डाउनलोड कर लेना अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स को पैसे सेंड करने के लिए।